क्योंकि इंडिया में इस टाइप के गाने नहीं बन रहे थे। इतनी तेज फास्ट बोली जाने वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ना वो सुर में है ना वो ताल में है, लेकिन अच्छी लग रही है। अपने अपने बार्स स्पिट करेंगे। बार्स का मतलब होता है कि वो हार्ड हिटिंग लाइन जिसको सुन के सब एकदम से शॉक हो जाए कि आप एक लाइन के अंदर कितनी बातें बोल सकते हो। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप सामने वाले को गाली दे रहे हो उस बैटल के अंदर, वो मैटर नहीं करता। आप क्रिएटिविटी के साथ अगर गाली दे पाते हो वो मैटर करता है। तो उससे वायलेंस काफ़ी कम हुआ, उससे गैंगस्टर्स ने अपनी लाइफस्टाइल को काफ़ी इम्प्रूव किया। तो मेन कोर जो था हिप हॉप का वो यही था कि आप अपनी वॉइस को रेज करो। आप अगर कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हो या फिर किसी टाइप का एक्सप्लॉयटेशन देख रहे हो, चाहे वो आर्टिस्ट का हो चाहे वो इन जनरल ऑडियंस का हो, तो उसके खिलाफ आप बोल सको। हम लोग का क्या होता था कि जैसे हम लोग लोकल आर्टिस्ट हैं तो हम लोग के पास तो कोई शोज़ मिल नहीं रहे हैं, यहाँ पे कोई शोज़ हो नहीं रहे, तो हम लोग एक ट्राई कर रहे हैं कि कोई बाहर से आर्टिस्ट आएगा तो हम लोग उसके लिए ओपन कर देंगे। लेकिन फिर जो बाहर से इवेंट कंपनीज आ रही हैं वो भी एक्सप्लॉइट कर रही हैं यहाँ के आर्टिस्ट को, पैसे नहीं दे रही हैं। अच्छा, सामने वाले उल्टा पैसे मांग रही हैं वापस। ये हुआ है पार्टिसिपेट करने के लिए। पार्टिसिपेट इज लाइक हम लोग को बना दिया है कि ऑडिशन दे रहे हैं हम लोग। सियाही भाई, सियाही गुजरात का आर्टिस्ट है। हाँ, सियाही MTV असल में आ चुका है। अरे भाई साहब, मुझे व्यंग वाली किताबें बहुत पसंद हैं जो कि सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, लोगों को जिस तरीके से लोग कहते नहीं है कि ये एक फ्रेम बना दिया है, हाँ, आपको इसी के अंदर रहना है। हाँ। मुझे वो चीज़ समझ में ही नहीं आती है, क्यों रहना है भाई, आपने कह दिया इसलिए नहीं। तो भाई हमारे 4th एपिसोड में स्वागत है हमारे नए गेस्ट का जो कि हैं ब्रिज। हमारे ब्रिज भाई हैं, बहुत लखनऊ के उभरते रैपर और म्यूज़िक में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, और हमने इनका म्यूज़िक तो बहुत पसंद है मुझे। और ये हमारे कॉलेज के जूनियर भी हैं और अच्छे जूनियर हैं, बहुत अच्छे जूनियर हैं हमारे जूनियर्स में। तो ब्रिज भाई कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस तरीके की वाइब है, ज़्यादा लोग तो नहीं है इस कमरे में लेकिन काफ़ी पॉजिटिव वाइब है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हाँ, कोई बात नहीं, एक दिन बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे इस कमरे में और ये कमरा ही बदल दूंगा मैं तो भाई अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम ब्रिज है और मेरी उम्र 22 साल है और मैं 2016 से इस लखनऊ रैप सीन में एक्टिव हूँ और मेरे कई गाने आ चुके हैं जो कि आपने सुने ही होंगे, और कई गाने हैं जो कि आने वाले हैं। इसके अलावा कई साइफर्स, कई म्यूज़िक प्रोडक्शंस, मिक्सिंग, मास्टरिंग, और लखनऊ में एक थम्स अप के थ्रू एक शो ऑर्गेनाइज हुआ था हीरो के कोलैबोरेशन में, हीरो मैवरिक। तो उसमें भी मैंने एज अ बैटल रैपर परफॉर्म किया है, और भी रेड बुल के कई इवेंट्स हुए हैं लखनऊ में, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है, और कॉलेज के इवेंट को होते रहते हैं। हाँ तो इनके कॉलेज के इवेंट में इसके तो सिर्फ मैं एक ही बार था, क्योंकि फाइनल ईयर में आके हमारे इवेंट्स वगैरह शुरू हुए। हाँ। तो मैं तो एक बार आया हूँ सिर्फ, और बाकी उसके बाद इसने परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैंने वीडियोस देखे हैं, और बाकी थम्स अप वाला मैंने वीडियो देखा था, तुमने शेयर किया था। और गाने तो मैंने इसके सुने हैं भाई, प्यारे गाने स्पॉटिफाई पे हैं, यूट्यूब पे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा, चैनल भी डालूंगा भाई, सब सुनना, बहुत प्यारा गाना है। जितने लोग देख रहे हो सब सुनना ज़रूर, बहुत मज़ा आएगी। और इसके गाने तो मैं कहीं कहीं यूज़ भी कर लेता हूँ जो मेरे पुराने ब्लॉग्स हैं उसमें यूज़ किए हैं मैंने, तो गाने तो प्यारे हैं। तो ब्रिज भाई, अभी मैं जानना चाहूँगा कि इस म्यूज़िक में मतलब भाई तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड पूरा लॉयर्स का है, ठीक है, तो म्यूज़िक में कैसे आने का सीन हुआ तुम्हारा? म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही था, जैसे कि मुझे डांस करना बहुत पसंद था, और मुझे कल्चर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पेशली फुटबॉल खेलना और कल्चरल फेस्ट में या फिर किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना। चूँकि मैं ऐसे स्कूल से आता हूँ जहाँ पे एकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वहाँ पे ऐसे एज सच एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ होता नहीं था। लेकिन साल में एक फंक्शन होता था, एनुअल फंक्शन, जिसमें कि मैंने हर बार डांस ही चूज़ किया। लेकिन उस डांस में भी मुझे क्या पसंद आता था, वेस्टर्न म्यूज़िक, हिप हॉप म्यूज़िक, रैप म्यूज़िक। तो जो मैंने पहली बार सुना था रैप म्यूज़िक, तो एज अ डांस के पर्पज़ से ही सुना था। इस तरीके से वो मेरी लाइफ में आया, और वो बस कुछ अलग ही वाइब थी। जब मैंने पहली बार सुना ना, तो टूपाक, बिगी, एमिनेम, उस टाइम पे रैप, स्पेशली डांस में, हिप हॉप में, ये 3 आर्टिस्ट थे जिनके गाने बहुत ज़्यादा फट रहे थे, और 50 सेंट, और ये सब आर्टिस्ट जो हैं
मेन स्टेज पे, जैसे कि आपने उस टाइम पे DID बहुत फेमस था, हाँ DID तो DID और जितने भी शोज आए थे डांस वाले, उसमें भी ये सब टूपाक और इन सब के गाने यूज़ हो रहे थे, जो कि ऑफिशियल टीवी पे शायद ना दिखाए जाते हों। तो ऑडिशंस के टाइम पे या फिर जो डांसर्स थे, मैं उस टाइम पे जानता था, तो वो लोग यही सब गानों पे कर रहे थे। तो मुझे समझ में आता था ये गाने हैं क्या, क्योंकि इंडिया में इस टाइप के गाने नहीं बन रहे थे, और ये सारे गाने थे सब बाहर की लैंग्वेज में, इंग्लिश में, और हम उस टाइम पे बच्चे थे। इतनी तेज़ फास्ट बोली जाने वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ना वो सुर में है ना वो ताल में है, लेकिन अच्छी लग रही है। उसके बाद जब थोड़ा सा और रिसर्च की उस बारे में बाद में जा करके, तब पता चला कि क्या मीनिंग है उसकी, कि कितनी डीप मीनिंग है, क्योंकि उसमें रैपर खुद से लिख रहा है खुद की कहानी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। तो इस तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ म्यूज़िक में इन माई लाइफ। और बेसिकली मुझे लगता था कि जो पहले लोग रैप करते थे वो अपने कल्चर को ही रिप्रेजेंट करने के लिए करते थे जी, कल्चर को या अपनी स्टोरी को, अपने लाइफस्टाइल को, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते थे। बाद में भाई कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना शुरू किया उन्होंने रैप से, और फिर उसके बाद किसी को डेडिकेट करने के लिए किया उन्होंने, फिर बाद में डिस करने के लिए किया उन्होंने। ठीक है, तो रैप तो भाई एक बहुत ही वर्सेटाइल कल्चर है, जिसे मुझे लगता है लोग तारीफ भी करते हैं, बेइज्जती भी करते हैं, उससे तूफान भी मचा देते हैं, एक दूसरे को मतलब मार भी देते हैं रैप में ही। रैप में कोई फिल्टर्स नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। भाई रैप पानी है। हाँ, रैप पानी है, जहाँ डालो वहाँ बह जाओ। बिल्कुल सही है भाई। ये रैप का ये चीज़ अच्छा है कि हाँ मतलब खून खराबा नहीं करना है, बातों से मार देना है। इसका मेन कोर यही था। जैसे कि अर्ली 70s में जब ब्लैक लोगों ने, ब्लैक अफ्रीका अमेरिकन्स ने स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे भी काफ़ी गैंग्स थी, वेस्ट कोस्ट था, ईस्ट कोस्ट था, तो वहाँ पे गैंग्स आपस में फाइट करने लगी थी, और गैंग्स बनी ही इस पर्पस के लिए थी कि वो अपनी कम्युनिटी को सेव कर सके। तो वहाँ पे उस वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस वायलेंस को ख़त्म करने के लिए उन लोग ने एक आइडियोलॉजी लाई कि एक रैप बैटल करता है, कि आप अपने साइड से एक बंदे को भेजिए और हम अपने साइड से एक बंदे को भेजेंगे, और हम लोग एक सर्कल बना करके उसमें अपने अपने बार्स स्पिट करेंगे। बार्स का मतलब होता है कि वो हार्ड हिटिंग लाइन जिसको सुन के सब एकदम से शॉक हो जाए कि आप एक लाइन के अंदर कितनी बातें बोल सकते हो। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप सामने वाले को गाली दे रहे हो उस बैटल के अंदर, वो मैटर नहीं करता। आप क्रिएटिविटी के साथ अगर गाली दे पाते हो तो वो मैटर करता है। तो उससे वायलेंस काफ़ी कम हुआ, उससे गैंगस्टर्स ने अपनी लाइफस्टाइल को काफ़ी इम्प्रूव किया। तो मेन कोर जो था हिप हॉप का वो यही था कि आप अपनी वॉइस को रेज करो। आप अगर कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हो या फिर किसी टाइप का एक्सप्लॉयटेशन देख रहे हो, चाहे वो आर्टिस्ट का हो चाहे वो इन जनरल ऑडियंस का हो, तो उसके खिलाफ आप बोल सको। क्योंकि म्यूजिशियंस या फिर नॉन रैपर्स या फिर सिंगर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर दूसरों की लिरिक्स गाते हैं, और लिरिसिस्ट भी होता है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है कि आपको ये चीज़ें नहीं रखनी है, ये चीज़ें रखनी है। लेकिन रैप में ये है कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और सबसे बड़ा एग्जांपल है डिवाइन। डिवाइन ने जो किया है वो उसने अपना म्यूज़िक नहीं चेंज किया, उसने अपना जॉनर कभी चेंज नहीं किया। हाँ, मिर्ची जैसे गाने, कमर्शियल गाने उसने बनाए हैं, लेकिन उन्होंने अपना कभी स्टाइल नहीं चेंज किया। वो तभी भी अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे जब इंडिया में थे, अपने लोकल मुंबई में थे। जब वो इंडिया लेवल पैन इंडिया पे फेमस हुए तब भी वही बात कर रहे थे। जब वो यूके में, यूरोप में शोज कर रहे थे तब भी वही बात कर रहे थे। तो उन्होंने अपने कल्चर को बाहर जाके स्प्रेड किया, जिस तरीके से बाहर के लोगों ने सारा कल्चर इंडिया में स्प्रेड किया। बेसिकली अपने कल्चर को ही रिप्रेजेंट करते हैं सारे रैपर, अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कि बताया तुमने कि वायलेंस को ख़त्म करने के लिए रैप आया, तो गन कल्चर को रिप्रेजेंट करना गानों में वो लिटरल सेंस में नहीं होता, पर हाँ एक तरीके से वो अपनी चीज़ें बता रहे थे, क्योंकि वो उस इन्फ्लुएंस होके आए थे रैप करने के लिए। तो वो चीज़ें वो रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे। पर भाई ये सही था कि वायलेंस ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक रैप बैटल यूज़ किया, वो बहुत अच्छी आइडियोलॉजी थी। तो भाई अभी मैं ऐसा जानना चाहूँगा कि तुम्हारे जो खुद के गाने के जो प्रोसेस होते हैं, जो गाने तुम बनाते हो, तो उसको बनाने का प्रोसेस क्या रहता है? कि कोई पर्टिकुलर थॉट, कोई लाइन या कोई मूवमेंट हिट करता है, कैसे क्या रहता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि जैसे कि मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब आपने मुझसे कोई ऐसी बात बोल दी जो कि मेरे दिमाग में बैठ गई, कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसी लाइन या कोई ऐसा थॉट, तो अब मैं उसको सोच रहा हूँ, रात तक सोचा, कुछ नहीं है, वो दिमाग में आ चुका है। अब आज से शायद 4 दिन बाद मुझे दिमाग में मैंने कोई बीट सुनी और मुझे लग रहा है कि मैं इस पर कुछ लिखूँ, और अब मेरी थॉट दोबारा से उस मन में आ गया, तो अब मैं बैठ के उसको लिखूँगा। ये मेरा एक प्रोसेस है जब मैं लिखता हूँ गाने बनाने से पहले।
और एक दूसरा प्रोसेस है जो कि काफ़ी फास्ट है, जिसमें बस बीट चलाई और वहाँ पे जाके मैं पंचिंग कर रहा हूँ। एक पंचिंग तरीका होता है एक रिकॉर्डिंग करने का, रैपर्स स्पेशली अब यही करते हैं, मोस्ट ऑफ द रैपर्स, क्योंकि हर कोई अब बैठ के नहीं लिखता और ये कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन कई रैपर्स हैं जो कि कर सकते हैं, जैसे कि लिल वेन, लिल डक, इंडिया में भी कई रैपर्स हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं, जैसे सैदर सैम है, और साउथ से काफ़ी रैपर्स हैं जो कि अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा फ्री स्टाइल करते हैं। और इंडिया में फ्री स्टाइल रैपर्स का तो इतना अभी जोन नहीं आया है, लेकिन बाहर टोकन और लॉजिक, ये सब जो रैपर्स हैं, इजी, JID, इन्होंने फ्री स्टाइल रैपर्स में कैसे तरीके से दिखाया लोगों को कि फ्री स्टाइल रैप भी हो सकता है। तो मेरा वो वाला प्रोसेस है। मैं ज़्यादातर गाने अपने 90% ऑफ द सॉन्ग्स जो होते हैं वो मैंने बीट चलाई, उसके बाद मैं जाता हूँ माइक के सामने, यहाँ कुछ मम्बल किया, उसके बाद अब मेरे पास एक कंपोजिशन रेडी हो गई है, उसमें लिरिक्स नहीं है, मेरे पास एक प्लॉट तैयार हो गया है, उसके ऊपर जो घर बनाना है उसको मैंने डिज़ाइन अपने हिसाब से करना है, तो वो मैं आराम से कर सकता हूँ। तो एक और क्वेश्चन है कि जब गाने बनाते तो क्रिएटिव प्रोसेस क्या रहता है? मतलब जैसे कि मान लो किसी के बारे में लिखना है, ठीक है, जैसे कभी ऐसा किया है क्या तुमने कि किसी की स्टोरी सुनी और उस पे गाने लिखा, मतलब किसी थर्ड पर्सन की स्टोरी सुन के उस पे गाने लिखना, ये और वो थर्ड पर्सन अपनी मर्जी से तुम्हें कुछ नहीं बता रहा, जैसे तुम कहीं बैठे हो, ठीक है, अब वहाँ पे तुम्हारे अगल बगल कोई बैठा है, वो अपनी पूरी एकदम अपनी दुख भरी कहानी अपने दोस्त को सुना रहा है, तुमने सुन ली, तुम्हें वो बहुत हिट कर गई, और फिर उस पे गाने लिखने का कभी सीन बना है? ऐसा सब कॉन्शियसली तो हुआ ही होगा कभी ना कभी मेरे साथ, कि मैंने किसी की बात सुनी, जैसे कि आपकी कोई स्टोरी है कि मैं कॉलेज से निकला, उसके 1 साल तक सपोज मैं, या फिर आप क्या, कई बच्चे होते हैं कॉलेज के बाद उनको समझ में नहीं आता क्योंकि इस तरीके से काउंसलिंग नहीं मिल रही कॉलेज में कि आपको करना क्या है, एक्चुअली में जॉब क्या करनी है या फिर आपको आगे क्या करना है। तो बच्चा वही चीज़ को डिस्कवर करते करते अपने एंजाइटी, डिप्रेशन में चला जाता है। तो दूसरों की उस चीज़ को ले करके गाने में लिखना, अगर मेरा वो टॉपिक है तो मैं इस तरीके से उसको परस्यू करता हूँ कि किसी और की स्टोरी को अपने वे में, या फिर अपनी स्टोरी को इस तरीके से बताना कि सब लोग उससे रिलेट कर सकें, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हर किसी की लाइफ में आते हैं, जैसे कि स्कूल टाइम हो गया, उसके बाद जब आप धीरे धीरे आप प्यूबर्टी को हिट करते हो, उस टाइम पे जो हार्मोनल चीज़ें होती हैं उसमें आप क्या क्या सोच रहे हो, थॉट प्रोसेस आ रहा है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि हर एक बच्चे ने अपने स्कूल टाइम में ये सोचा होगा कि अगर टेररिस्ट अटैक हो जाए आज तो मैं बचा लूँगा सबको। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही, कोई सिखा तो नहीं रहा है, तो ये अपने अंदर से आ रही है और हर कोई रिलेट कर पाता है। ये चीज़ किसी ने बताई नहीं कि हाँ मैं भी सोच रहा हूँ, तुम भी सोच रहे हो, लेकिन जब आपस में बात करते हैं, अच्छा तुमने भी सोचा था। तो इस तरीके से मैं वो चीज़ें लिखता हूँ, लोगों से पता नहीं सामने से देख करके या फिर अपने आप ही आ जाती है, स्पेशली पढ़ करके। मुझे लगता है कि शायद पढ़ करके, कई लोग की मैंने बायोग्राफी पढ़ी है और मुझे व्यंग वाली किताबें बहुत पसंद है, जो कि सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, लोगों को, जिस तरीके से लोग कहते नहीं है कि ये एक फ्रेम बना दिया है, आपको इसी के अंदर रहना है, मुझे वो चीज़ समझ में ही नहीं आती है। क्यों रहना है भाई, आपने कह दिया इसलिए नहीं। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट, ये मानना है कि जिस तरीके से जो लोग समझते हैं वो चीज़ वैसे नहीं होनी चाहिए। आप, हर किसी की थिंकिंग अलग है, सबकी सोच अलग है, तो सबका प्रोसेस अलग है, तो सब लोग कैसे किसी चीज़ को परस्यू करते हैं, सबका वो अपना अपना है। तो यही है बस। और कभी एक बार शायद हमने डिस्कस भी किया था क्रिएटिव ब्लॉक के बारे में, हाँ, कि क्रिएटिव ब्लॉक आता है तो उसको कैसे टैकल करते हैं। और कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ शुरू किया, मेरे साथ तो पता ही है बहुत हुआ है, मैंने हर बार बताया है। तो ऐसा होता था कि हमने कुछ लिखा और 1-2 वर्ड्स लिखे, उसके बाद तो फिर समझ नहीं आता अब क्या लिखें। वो कभी ऐसा होता, लिखने बैठे हैं, 1-2 वर्ड्स लिखा और फिर नहीं आ रहा, सोचा कल लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे, ऐसे करके, और वो टलता रहता। फिर हम जो उस मूवमेंट में रहते हैं, जिस मूवमेंट में हम लिख रहे होते हैं, वो मूवमेंट ही भूल जाते हैं किस मूवमेंट में थे, किस जोन में थे जब लिख रहे थे। तो फिर उसको कैसे टैकल करना, या क्रिएटिव ब्लॉक जो तुम्हारा कभी आया उसको कैसे तुमने टैकल किया है? ये जो क्रिएटिव ब्लॉक वाली चीज़ है, ये इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं, हर किसी के लिए अलग हो सकता है। कुछ लोग का होता है कि उनके पास सब चीज़ है, सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो बैठे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग होते हैं कि उनका क्रिएटिव ब्लॉक इसलिए आ गया है क्योंकि उनके पास वो गैजेट्स ही नहीं है, उनके पास वो चीज़ एक्सेसिबल ही नहीं है कि हम लोग जाके वो चीज़ें कर सकें। तो वो कहता है हम क्यों लिखें, लिख देंगे, रखा रहेगा,
कुछ लोग का होता है कि सब कुछ है लेकिन क्या लिखें। तो ये 2 टाइप के क्रिएटिव ब्लॉक्स होते हैं। इसमें पहला जो है, जो कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप नहीं लिख पा रहे हो, वो तो मैं कहूँगा कि आपने अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रखा है कि आप ज़बरदस्ती कह रहे हो अपने आप से कि नहीं लिखो लिखो लिखो, लेकिन आप ऐसा जॉब की तरह आप लो कि जब आपका मन करे या फिर जब आप चाहो तब लिख सको। लेकिन वो चीज़ ऐसे नहीं आती है कि आप सोच रहे हो कि हाँ आपने आज सुबह उठे, मैं रैपर बन गया हूँ, आज मैं लिखना शुरू कर दूंगा। तो ऐसे नहीं होगा। आप वो चीज़ प्रैक्टिस के थ्रू ही एक्वायर कर सकते हो कि आप धीरे धीरे लिखना शुरू करोगे, धीरे धीरे, तो फिर वो क्रिएटिव ब्लॉक नहीं आएगा आपके साथ। आपके साथ वो आएगा कि आपके पास बातें ख़त्म हो जाएंगी। आपके पास ये नहीं होगा कि मेरे पास लिखने के लिए कमी है। उससे ये होता है कि फिर आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करो। लोग क्यों कहते हैं कि मुझे पहाड़ों में जाना है? क्योंकि पहाड़ों में जाने के बाद आप एकदम नए कल्चर से मिल रहे हो, नए लोग मिल रहे हैं। स्पेशली आपकी जो विजन है वो एकदम से अलग ही हो जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे रोज़ घर बार देख रहे हो नॉर्मल, वहाँ जाते हो पहाड़ है एकदम सामने, और यहाँ पे लोग बहुत दुखी हैं, वहाँ पे लोग अलग खुश हैं, उनको वहाँ कुछ नहीं है, टीवी वहाँ पे उनको इतने रिसोर्सेज नहीं मिल रहे जितने हाँ, हमें यहाँ मिल रहे हैं खुश रहने के लिए। तो आप अलग एक नज़रिया देखते हो ना दुनिया का। तो इस तरीके से अपना क्रिएटिव ब्लॉक हटा सकते हो कि आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, नई चीज़ें पढ़ो। यही है, प्रैक्टिस से ही होगा सब कुछ। तुम्हारा कभी क्रिएटिव ब्लॉक आया है? हाँ सबका आता है, हर एक आर्टिस्ट का आता है। और मैंने उस टाइम पे क्या किया, जैसे अभी की बात है, अभी से शायद 6 महीने पहले मैं कुछ नहीं लिख रहा था, कुछ भी नहीं, समझ में ही नहीं आता था, मैं बस फ्रीस्टाइल करता रहता था। तो मेरे साथ एक दोस्त है डायनेमिक म्यूजिक, उसने मुझे ऐसे ही ताना मारा कि भाई ये तुम लिख रहे हो, ये अच्छा लिख रहे हो, लेकिन अगर तुम लिखोगे, सॉरी जो तुम फ्रीस्टाइल कर रहे हो अच्छा कर रहे हो गानों में, लेकिन जब तुम लिखोगे तो तुम बहुत अच्छा लिख सकते हो। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार कि क्या बोल रहा है, ये खुद नहीं लिखता है, या फिर मैं पता चला कि भाई ये तो बहुत पढ़ता है, इसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है। और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि लखनऊ सीन में मैं जितने आर्टिस्ट को जानता हूँ, डायनेमिक म्यूज़िक इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर। मैं नहीं बोल रहा बहुत अच्छा फ्लो है, बहुत फास्ट कर लेता है चॉपर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी राइटिंग डायनेमिक म्यूज़िक की है। आप उसकी गहराई उर्दू में करता है स्पेशली, जैसे कि आप लोग कहेंगे कि मुंबई के पास फरहान खान है, पाकिस्तान के पास तलांजुम है, तो हम कहेंगे हमारे लखनऊ के पास डायनेमिक म्यूज़िक है। तो उसने मुझे बताया कि आप लिख के ट्राई करो, उससे आपका क्रिएटिव ब्लॉक हटेगा। तो उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे प्रोसेस है कि मैं पहले बीट सुनता हूँ, फिर उसके बाद लिखता हूँ, उसके बाद फिर मैंने बीट तो थोड़ा साइड कर दिया, कभी कभी बस लिखना शुरू किया। जैसे कि 4 लाइनें लिख दी किसी चीज़ के बारे में और किसी इमेजिनरी के बारे में, जैसे इंग्लिश में उसे कहते हैं कि पोइटिक लैंग्वेज, तो उसमें आपकी पोइटिक राइम स्कीमिंग क्या थी, तो ये सब जो जार्गन्स हैं या फिर ये सब जो टेक्निकल टर्म्स हैं, ये सब उसके बाद फिर मैंने डिस्कवर किए। तो ये सब चीज़ें वही है कि आप जब चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, आप नई चीज़ों को ट्राई करोगे, तब आपके साथ वो आएंगी। और क्रिएटिव ब्लॉक मैं कहूँगा कि वो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, हर किसी के लिए अलग होता है। आप किसी के लिए वो 1 साल तक चल सकता है, किसी के लिए वो 1 दिन का भी हो सकता है कि आज ही मुझे गाना लिखना था लेकिन आज नहीं आ रहा। तो आप टाइम दीजिए अपने आप को बस। और मुझे लगता है कि रैप में जो है, रैप या म्यूज़िक है, पूरा म्यूज़िक को इंक्लूड करेंगे कि इसमें वर्ड्स का गेम नहीं होता है, इसमें थॉट्स के गेम होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि वर्ड्स मेरे ख़त्म हो गए हैं या मेरे को नहीं आ रहे। भाई वर्ड्स नहीं, थॉट्स ख़त्म होते हैं तब नहीं आते हैं। या आपके थॉट, जैसे कि आप जिस जॉनर में लिख रहे हो उस जॉनर को लिखने के लिए एक मूवमेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं लिखता था भाई, मैंने जो पहले लिखे थे बहुत ऐसा अग्रेसिव वाला, 2-4 ऐसे नॉर्मल बेकार सा लिखा है, तो वो गुस्से में लिखा मैंने। 2 मैंने यूट्यूब पे भी शायद डाले थे बहुत पहले, तो वो मैंने गुस्से में लिखा था और गुस्से में डाला था, बहुत गुस्सा भरा हुआ था उस टाइम पे। फिर बीच में मैंने लिखा था बहुत ऐसा एक मूवमेंट था जिसमें मैं बहुत ऐसा परेशान था, वो ऐसा था 1 वर्स लिखा था मैंने उस पर, तो वो उस मूवमेंट में था तो लिखा था मैंने। फिर मुझे लगा कि यार सिर्फ रोना धोना और गुस्से वाला एक अच्छा कुछ लिखते हैं। अभी मैंने रिसेंटली में लिखा, और मैं जिसके बारे में बोल भी रहा था कि मैं सुनाऊंगा तो मैं उस पर करना है मेरे को, तो वो मैंने लिखा है। एक मैं बहुत हैप्पी मोमेंट में था, मतलब हैप्पी मोमेंट नहीं कहेंगे कि हाँ, मतलब ऐसा एक अलग ही मोमेंट था, लेकिन अब मैं उस मोमेंट में लिखने की कोशिश करूंगा, नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरा एकदम पूरा माइंडसेट चेंज हो रखा है ना। तो वो अलग अलग माइंडसेट में अलग अलग थॉट्स आते हैं। तो मेरा जो क्रिएटिव ब्लॉक मुझे लगता है जिस हिसाब से आता है कि आपका वो पूरा मोमेंट चेंज हो जा रहा है, आपका वो स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जा रहा है, तब आपको लग रहा है कि आपका क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है। पर मुझे लगता है कि एक और चीज़, जैसे जो ये क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है, आप हो सकता हो दूसरे मूवमेंट में आप उस मूवमेंट में ट्राई करो, उस जॉनर में ट्राई करो, जिस मूवमेंट में उस जॉनर में जाके एक बार ट्राई करो। तो क्रिएटिव ब्लॉक नहीं, मुझे लगता है आपको यहाँ पे क्रिएटिव होने की ज़रूरत है कि आप
अपने आप को एक बार चेंज करके देखो। बिल्कुल। तो ये भी एक हो सकता है, तुम ज़्यादा बेहतर बता पाओगे। और भाई लखनऊ का रैप सीन इतना अभी फटा नहीं है ना, मतलब जैसे मुंबई का फट रखा है। हाँ कह सकते हैं अभी, क्योंकि अब निकल रहे हैं, अब लखनऊ से बहुत अच्छे अच्छे रैपर निकल रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे हिप हॉप कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले निकल रहे हैं। अभी मैं देखूं 3-4 साल के अंदर जो निकले हैं बहुत अच्छे, उसके पहले भाई बहुत ही कम थे, मतलब सुनने में नहीं आता था उतना जितना अभी सुनने में आ रहा है। क्योंकि अभी MTV हसल में तुमने बताया गया था, बाकी तुमने बताया विकेट सनी वाला सीन, तो ये लोग आए हैं और बहुत सारे रैपर तुमने बताया जो कि लखनऊ से हैं, जो कि MTV हसल में गए हैं, अब भाई लखनऊ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग। तो ये क्या लगता है कि तुम्हें ये कुछ टाइम तक के लिए रहेगा कि अब ये फटेगा, फटता ही रहेगा? ये देखिए अब शुरुआत हो चुकी है और मैं कहूँगा कि आज से जब 2017-18 की बात थी, जब हम लोग रिवर फ्रंट पे साइफर्स करते थे, तब गिन के 10-15 लोग आते थे। और अभी थैंक्स टू एक बंदे को मैं सबसे बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगा, मृदु को, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि पूरा का पूरा लखनऊ हिप हॉप उस बंदे ने संभाल रखा है। मतलब जितने इवेंट्स होते हैं, मेजर इवेंट्स, सारी चीज़ों में उसका जितना भी चीज़ों को देखना, मैनेज करना, वो बंदा अपने गाने नहीं करता वहाँ पे, लेकिन दूसरे आर्टिस्ट को चांस देना, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर वो बंदा नहीं कर रहा है वहाँ पे, तो दूसरा बंदा कोई है नहीं यहाँ पे। दिल्ली में क्या है, या फिर मुंबई में क्या है, या पुणे में, या फिर और कोलकाता में, दूसरी जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं, Tier 1 सिटीज़ हैं, वहाँ पे क्या है कि हर हफ्ते कोई ना कोई इवेंट हो रहा है। या तो लोकल लोग ही करा रहे हैं या फिर कोई बड़ा इवेंट कंपनी करा रही है। यहाँ पर क्या है कि ऑडियंस नहीं है, या शायद अभी इस तरीके से इंगेजमेंट नहीं मिलती कंपनीज को भी, तो उनकी भी गलती नहीं है कि वो लोग इवेंट्स नहीं करा पाते थे। लेकिन फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आज से 1 या 2 साल में काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, जो कि कई मृदुल ने भी करवाए हैं और कई बाकी जो बाहर से हुए हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट था इन लोग का। तो ये काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई है। और अब क्या है कि पहले यहाँ के आर्टिस्ट को बाहर जाना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है, अब बाहर के आर्टिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे कि अभी लखनऊ में आपने सुना होगा MC बेला के बारे में। हाँ। वो अभी यहाँ सेटल हो चुके हैं। अच्छा। इवन उनकी शादी भी हो चुकी है। तो ये पब्लिकली पता है सबको? हाँ, ये चीज़ सबको पता है। ठीक है। तो वो यहाँ पर अभी लखनऊ में सेटल हो चुके हैं एकदम अच्छे से, और उनके साथ बिग स्माइल भाई हैं और MC डीप भाई हैं, और उनकी पूरी टीम जो है वो अब लखनऊ में सेटल हो चुकी है। और लखनऊ में पहले शोज़ नहीं होते थे हिप हॉप के, और तो हम लोग का क्या होता था कि जैसे हम लोग लोकल आर्टिस्ट हैं, तो हम लोग के पास तो कोई शोज़ मिल नहीं रहे, यहाँ पे कोई शोज़ हो नहीं रहे, तो हम लोग एक ट्राई कर रहे हैं कि कोई बाहर से आर्टिस्ट आएगा तो हम लोग उसके लिए ओपन कर देंगे। लेकिन फिर जो बाहर से इवेंट कंपनीज आ रही हैं, वो भी एक्सप्लॉइट कर रही हैं यहाँ के आर्टिस्ट को, पैसे नहीं दे रही हैं। अच्छा। सामने वाले उल्टा पैसे मांग रही हैं वापस। ये हुआ है पार्टिसिपेट करने के लिए। पार्टिसिपेट इज लाइक हम लोग को बना दिया है कि ऑडिशन दे रहे हैं हम लोग। ओपन करने का क्या मतलब होता है? जैसे बाहर का आर्टिस्ट आ रहा है कोई, सपोज फॉर एग्जांपल कोलकाता का एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है जेट्रिक्स, मुझे बहुत पसंद है इसलिए उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जेट्रिक्स सपोज लखनऊ आता है, तो उनको भी यहाँ पे ऑडियंस चाहिए ना अपनी, वो भी चाहते हैं कि लोग आए सुने, तो वो लोग यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को अप्रोच करेंगे। और लोकल आर्टिस्ट क्यों आएगा? आप उसको पैसे दोगे, उसकी इंगेजमेंट उसकी बढ़ेगी, तो दोनों से है ना, दोनों एक क्या सिम्बियोटिक रिलेशन कहते हैं उसको, कि दोनों का आपस में काम चल रहा है। अब आर्टिस्ट ने ऐसा बोल दिया, लेकिन जो बीच की टीम होती है ना, वो जाके सामने आर्टिस्ट से बोल रही है कि जेट्रिक्स आ रहा है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, तो यहाँ के हम लोग जैसे जब उस टाइम पे थे तो हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, तो हम लोग तो चाहेंगे कि एक बार देखने को मिल जाए। अब उसकी 500 रुपये की टिकट है, और सामने वाले बंदे ने मुझसे बोल दिया कि 200 रुपये दो, मैं तुम्हें हमारे स्टेज पे वो एक्ट करवा दूंगा तुम्हारा। जबकि सामने से जेट्रिक्स ने बोला है कि वहाँ से पेमेंट आएगी, और छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बड़ा अमाउंट, बड़ा अमाउंट। तो ये बीच की टीम जो 5 डिजिट वाला अमाउंट। ओह। लेकिन वहाँ से सारा पैसा चला जा रहा है कहीं और। तो और इधर कैंडिडेट से अलग पैसा, यहाँ लोकल रैपर से लोकल आर्टिस्ट हाँ, अलग पैसा। तो ये ऐसा हो रहा था पहले, ऐसा हो रहा था। लेकिन उसके बाद कई शोज हुए हैं, कृष्णा भाई के हुए हैं, किंग के हुए हैं, डिवाइन के हुए हैं, बहुत सारे शोज हुए हैं, रफ्तार, बाली, 47, और हमारे लखनऊ के ही आर्टिस्ट हैं पैंथर, उनका भी शो हुआ। तो अब धीरे धीरे हो रहा है।
और जैसे कि पूरे इंडिया लेवल पे सबसे ज़्यादा फेमस है एक क्लब या वेन्यू जो कराता है हिप हॉप इवेंट्स, एंटी सोशल। उसने भी अब लखनऊ में खोल लिया है। अच्छा, तो लेट्स होप कि कुछ सालों में वहाँ पे भी हम लोग लोकल के आर्टिस्ट को shows- मौका मिले। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे तो शायद आई गेस दूसरे स्टेट्स में हर एक हफ्ते वहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं जहाँ पे मेजर आर्टिस्ट आते रहते हैं। जोनीता गांधी, रफ्तार, डिवाइन, MC स्टैन, सब लोग आते हैं वहाँ पे। अब दिल्ली में वैसा सीन है, वहाँ पे वैसी यंग यूथ ऑडियंस है, लेकिन यूपी में स्पेशली लखनऊ में तो मैं कहूँगा कम ही है, अब तो थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन जो आउटस्कर्ट्स पे हैं हम लोग के, जैसे कि हम लोग कहेंगे बलरामपुर हो गया, गोरखपुर, रायबरेली, तो इन सब में भी नहीं है। तो वो लोग जब लोग यहाँ साइफर्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो वो लोग वहाँ से आते हैं, तो इस चीज़ को देख करके भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं था। आज से 2016-17 में बताया कि जिस तरीके से 10-15 लोग आ रहे थे, अब पूरे यूपी में जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ से लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ लखनऊ का एक साइफर अटेंड करने, जो कि साल में शायद 2-3 बार होता है, मेजर लखनऊ यूपी वाला रैप साइफर। इस बार वॉल्यूम 8 हुआ था अभी 16 तारीख को, पिछले महीने। तुमने तो मेरे को भेजा था शायद। हाँ, मैं काफ़ी बिजी था थोड़ा। सक्सेसफुल इवेंट था वो। और वहाँ पे एज अ गेस्ट ऑडियंस MC डीप, बिग स्माइल, MZ बेला, इन लोग को बुलाया गया था। तो इस तरीके से है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 3 साल में लखनऊ का सीन पड़ जाएगा बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे पास। मुंबई को बराबर का टक्कर मिलेगा। अरे यूपी में हम लोग की अभी फिल्म सिटी बनने वाली है। अच्छा, तो उसके बाद जितने भी डायरेक्ट आप देख नहीं रहे हैं, आपको चेंजेस नहीं दिख रहे हैं? जितने भी आजकल वेब शोज आ रहे हैं, वेब सीरीज आ रहे हैं, वो क्यों यूपी के स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं? मिर्ज़ापुर हो गया, या फिर अभी पंचायत में जो स्टेट दिखाया गया है वो भी यूपी के आसपास का ही है। उसके अंदर जो कल्चर दिखाया गया वो यूपी से काफ़ी मिलता जुलता है। हाँ। या फिर जितने भी मेजर शोज देख रहे हैं आप, उसमें यूपी का ही ना कहीं कोर दिखाया जा रहा है कल्चर। तो यूपी आने वाले सालों में एज आ आर्टिस्टिक वे में, जिस तरीके से पहले पुराने टाइम पे अवध में हुआ करता था कि यूपी, लखनऊ को स्पेशली माना जाता था कि यहाँ पे काफ़ी आर्टिस्ट लोग रहते हैं। हाँ। और उस टाइम पे जो मुगल थे वो लोग भी आर्टिस्ट को बुला बुला के उनकी कला को तवज्जो देते थे कि हाँ आपकी आर्ट बहुत अच्छी कला है। तो इस तरीके से पोएट्री हो गई, शायरी हाँ, हो गई, मुशायरा हो गया, कुछ सब भी, तो कुछ भाई भी। लखनऊ के लोग करते थे। अब तो उसको एक तरीके से मजाक बना दिया गया है हाँ कि भाई। अरे ये तो नाचने गाने वाला है इस तरीके से। पर भाई देखो, उसमें भी नाचने गाने वाले में भी जैसे कल्चर खराब तो कुछ लोगों ने किया। ये जो आजकल के जंजी जो हाँ। टिकटॉक और यूट्यूब पे जो अरे इंस्टा पे खराब किया उन्होंने, वो खराब किया। लेकिन जो रियल टैलेंट है उसके चक्कर में ना भाई वो ये खराब टैलेंट के आगे वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल। उसको लोग भाई, लोगों को ये है कि जो अभी जो जंजी आ रहे हैं कहीं भी चौराहे पे खड़े होकर डांस कर दे रहे हैं, वो फेमस हो जा रहे हैं। जो रियल टैलेंट है भाई उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। यही प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है यहाँ पे ऐसे आर्टिस्ट है ना जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, और कुछ इनको मैं पर्सनली नहीं भी जानता हूँ, लेकिन बस नाम सुना है। लेकिन वो इतने अच्छे गाने बना रहे हैं, इतने टॉप नॉच गाने बना रहे हैं, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक। पहले क्या था कि हम लोग को जाना पड़ रहा है रिकॉर्डिंग करने हैं, फिर उसके बाद उसकी मिक्सिंग हो रही है, उसकी बीट बन रही है, मास्टरिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे लोग खुद ही सीख जा रहे हैं और खुद ही से सीख के खुद ही से बना रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद सोचिए एक बंदा अपनी करियर को एकदम से दांव पे लगा करके उसके बाद फिर अपना एक पूरा म्यूज़िक बनाता है, सब कुछ करता है। उसके बाद एक लड़की आती है और वो एक किसी फेमस रैप गाने पे आके बस कुछ नहीं करती, बस चेहरा दिखाती है, लिपसिंग कर देती है। बस लिपसिंग। मैं कह रहा हूँ लिपसिंग भी नहीं करती है, बस खड़ी हुई है, वो कुछ नहीं कर रही है, स्लो मोशन कर दी है वीडियो, बाल हिल लिया है उसके, और वो फेमस हो जाएगी एक रात के अंदर। तो गलती ये तो किसकी है भाई। और जो आर्टिस्ट को कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, उसको वो कोई मेहनत क्रेडिट कर नहीं मिल करके रहा है। थका जा रहा है, लिख रहा है, सोचिए बीट बनवा रहा है, बना रहा है, खुद से लिख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन उसको क्या मिल रहा है? भाई मैं खुद जब मैंने तुम्हारे गाने सुने थे ना, पता नहीं कैसे, पर जब मैंने तुम्हारे गाने सुने, हम तुम के पहले एक था हम तुम समटाइम सबसे पहले आया था, उसके बाद एक गाना वो था बाहों में। ये गाने सुने, मैंने कहा भाई ये गाने फटे कैसे नहीं। मैंने कहा ये हर जगह है भाई, ये मतलब स्पॉटिफाई पे है, यूट्यूब पे है ना, तुमने इंस्टा पे भी शायद डाला था। हाँ, हर जगह, ये हर जगह है भाई, ये फटे कैसे नहीं। मैं ये बस सोचा, और जब बाहों में तुमने मुझे सुनाया था तो मैंने कहा भाई ये तो फटेगा, ये फटेगा। मैं स्पॉटिफाई पे देख रहा हूँ 1000 से कम लिसनर्स हैं उसके। मैंने कहा कैसे ये पॉसिबल है भाई कि इतने कम कैसे हैं। मुझे लगा था कि ये गाना तो फट जाएगा। सच में बहुत अच्छा, बहुत प्यारा गाना है वो, अगर कोई सुने तो बहुत प्यारा गाना है। बाहों में तो बहुत फेवरेट गाना है मेरा भाई, बहुत सुंदर गाना है। तो भाई कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि
लड़के आर्टिस्ट होने नहीं चाहिए। कभी कभी लगता है भाई कि इतना अच्छा काम करने के बाद लड़के आर्टिस्ट होने ही नहीं चाहिए। मैं कहूँगा 95% आपकी मेहनत होती है, 5% लक होता है। लक होता है। और वो लक जो है वो लड़कों के लिए कम होता है थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। या फिर मैं कहूँगा अभी शायद टाइम नहीं आया। कुछ लोग होते हैं कि अब हम लोग से छोटे हैं, 14 साल 15 साल के, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं नो डाउट, और वीडियो डाली, फट गए, फेमस हो गए, अच्छी बात है। लेकिन जो वर्दी है वो फेमस होता है तो कहीं खराब नहीं लगता है। लेकिन ऐसे लोग जो जिनको हम लोग कहते हैं वन हिट वंडर, तो उनके साथ यही होता है, वो एक बार फेमस होंगे उसके बाद गायब। भाई मैंने अपने दूसरे एपिसोड में बात भी की थी इस बारे में कि मैं और संचित जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे तो दूसरे एपिसोड में हमारी यही बात थी कि जो शॉर्ट टर्म सक्सेस होती है वो भाई ऐसे थोड़ी देर में गायब हो जाती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है बहुत अच्छी होती है। और उसमें मैंने बात भी की थी कि शॉर्ट टर्म सक्सेस में रानू मंडल की काचा बादाम वाला ऐसे कुछ तो 2-3 बात की थी, डॉली चाय वाला, ये सब शॉर्ट टर्म सक्सेस भाई वही है ना कि वो वन हिट वंडर जो तुमने बताया, आएगी और चली भी जाएगी, आप उसको नहीं रोक पाओगे। आपके पास कोई टैलेंट नहीं है ना, आपका तो एक तुक्का लगा था वो हिट हो गया, उसके बाद आप गायब हो। लेकिन जो टैलेंट है आपको पता है ना कि कैसे मेंटेन करना, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस में उसको तो पता है ना कैसे उसको मेंटेन करना है, तो वो भाई मेंटेन करना ही जिम्मेदारी होती है और उसी से आप बने भी रहोगे। शॉर्ट टर्म में क्या आपकी एक चीज होती है, उसके बाद क्या बोलोगे, क्या कर लोगे उसके बाद भाई, रोज वो थोड़ी करोगे आके। अभी जैसे बीच में अभी चल भी रहा है एक कौन सा गाना है वो, कुछ तो बजाता है सोनू निगम के साथ, सोनू निगम का गाना। सोचो वो बंदा भाई कुछ नहीं, वो बजा रहा था तूने क्या किया ऐसा करे कुछ तो गाना है, और दिल पे चलाई छुरियां। तो वो भाई अब सोचो सोनू निगम भाई उस बंदे को उठा के लाया, कोलैब किया उन्होंने, ठीक है करना चाहिए, क्या पता उसका करियर बन जाए। पर भाई मुझे लगता है कि एंगेजमेंट लेना और लेने वाला काम है ये, उसके बाद उसको तुम्हें भी पता है हमें पता है वो बंदा गायब हो जाएगा। बिल्कुल, और नहीं तो क्या, वो कल को फिर जो कर रहा था रोड पे वही करेगा। क्योंकि कोई म्यूजिशियन नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है भाई। टैलेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर इंडस्ट्री में आने लायक टैलेंट नहीं है भाई। जिस हिसाब का टैलेंट चाहिए वो भाई वन हिट वंडर वाला गेम है। और वो कोई वो इंस्ट्रूमेंट की तरह उसको बजा रहा है, अच्छी बात है नो डाउट, लेकिन अब उसके आगे क्या। हमेशा आप देखते होगे कि कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो आप उसमें इवॉल्व करते हो, आगे चीज़ बढ़ती रहती है। वो कोई सिंगर नहीं है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसने उस वीडियो में प्रेजेंट किया था वो लोगों को पसंद आया था, अच्छा लगा। सोनू निगम जी से मिला वो भी बहुत अच्छी बात है। वीडियो आ गई दोबारा से, आज से शायद कब, कितनी पुरानी वीडियो है वो, पुरानी वीडियो, काफी पुरानी वीडियो है। मुझे याद है रेडियो पे आता था वो गाना, मेरे हम लोग घर पे सुनते थे तब। अब वो गाना उस कंपनी ने दोबारा रिलीज कर दिया, सब कुछ और उसका प्रॉपर वीडियो शूट हुआ यूट्यूबर्स के साथ, प्रॉपर सोचिए सबको बुला करके वीडियो बना करके दोबारा रिलीज किए, सेम ऑडियो जो कि पुरानी वाली है, बस उसमें उसकी एक्टिंग है। हाँ, कोई चेंजेस नहीं किए, बस उसके अंदर वो इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दिया। उसके बाद क्या, मैं बस ये सवाल है मेरा, उसके बाद क्या? उसके बाद भाई कुछ नहीं है ना, उसके बाद आप क्या ही करोगे नया, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक गाना आता है, आपको तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट आता है, आपके पास सिर्फ एक जो है उसका इंस्ट्रूमेंट का एक इंस्ट्रूमेंटल थिंग है बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद आप क्या ही कर लोगे। तो भाई ये वही है ना, इन सब चक्करों में ना, जो ठीक है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वायरल होने वाला सीन है, ठीक है, उसके चक्कर में रियल टैलेंट खत्म हो रहा है भाई। क्योंकि रियल टैलेंट मैं देख रहा हूँ, रियल टैलेंट सच में खत्म हो रहा है भाई। मैं जब तुम्हारा गाना सुना था, मुझे तो पता भी नहीं था तुम रैप वगैरह करते हो, मुझे बाद में पता चला जब तुमने बताया मेरे को। बताया भी नहीं, मुझे लगता है मैंने इंस्टाग्राम पे तुम्हारा कुछ तो सुना था शायद, फिर उसके सुना था या ऐसी कुछ तो बात हुई थी तो पता चला था। और उसके बाद मैंने कहा भाई टैलेंट यहाँ पे है ना। और भी हमारे साथ ही कुछ लड़के थे जो कि करते अच्छी चीज़ें करते थे भाई। और मेरे इससे प्रीवियस पॉडकास्ट में मेरा एक दोस्त था, वो भी करता था, वो उसका भी सब खत्म, अब तो वो स्पिरिचुअलिटी में है। तो मैंने कहा भाई रियल टैलेंट ये है, वायरल हो कुछ और रहा है, जो कि एक रात की चीज़ है, वो वायरल हो रही है, वायरल करना है भाई, इनको वायरल करो ना, इनकी लाइफ बनाओ ना। ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, लखनऊ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बंदे, और इनका पूरा ग्रुप बहुत बढ़िया है यार। मैं सुनता हूँ, मैं ब्रूटल बाबा के साथ इसका कोलैब सुना है भाई, प्यारा है यार वो, सच में बहुत प्यारा गाने, दोनों लोग के कोलैब बहुत अच्छा है वो। मेरे साथ के जितने भी आर्टिस्ट हैं और सब यूनिक है, आपको कोई भी आर्टिस्ट सिमिलर साउंड नहीं करेगा। मेरे साथ ये हैं, ब्रूटल बाबा है, उसका एक डिफरेंट साउंड है, डायनेमिक म्यूजिक है, एकदम अलग साउंड। बताया मैंने कि जिस तरीके से मैं क्लेम कर सकता हूँ कि लखनऊ का फाइनेस्ट राइटर है, आप मानो चाहे ना मानो। उसके अलावा तीसरा है डॉक्टर शोएब, बेस्ट। अभी
उसने क्लेम किया था इंडियाज फास्टेस्ट रैपर होने का, जिसके क्लेम को नकार दिया गौश आर्मी की किसी, ऐसे कुछ हुआ था उस टाइम पे। बट अकॉर्डिंग टू हिम एंड अकॉर्डिंग टू अस ऑल्सो, क्योंकि हम लोग के सामने वो गाना रिकॉर्ड हुआ है, तो वो इंडिया का फास्टेस्ट रैप है। 1 मिनट के अंदर 500+ वर्ड्स बोले गए हैं। 500+ वर्ड्स बहुत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा भाई, वो होते तो हैं। होते ही विद हैं। क्लैरिटी, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप मीनिंगफुल राइटिंग कर रहे हो, उसके अलावा उसका एक मीनिंग निकल रहा है, उसके बाद आप उसको अच्छे से गा भी रहे हो, प्रोनाउंसिएशन आप उसका अच्छे से कर रहे हो जो लोगों को समझ में आ रहा है। तो वो चीज़ करना बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलावा हमारे पास और फ्लोफेस एक वो है, एनर्जी करके एक ग्रुप है जिसके अंदर 2 आर्टिस्ट हैं, फ्लोफेस और मिक। ये दोनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये बहुत अंडररेटेड है। और सोबर किड जो है वो, मतलब आप उसको सामने से मिलोगे ना कभी, तो आपको लगेगा कि क्या एक सीधा साधा सा है बच्चा, ये कॉर्पोरेट जॉब करेगा ऐसा। लेकिन जब वो रैप करता है, क्रेजी फ्लोज, उसके गाने इतने अच्छे होते हैं। अब मैंने अभी तक उसका कोई गाना मिड नहीं सुना, जितने भी गाने उसमें लिखाई और उसकी जो फ्लो होता है बहुत अच्छा है। उसके गाने आ चुके हैं, अभी शोएब के साथ आ चुके हैं, रूटो के साथ गाने आ चुके हैं उसका एक मेरे साथ भी आने वाला है जो कि मुझे मिक्स करना है। टाइम ही नहीं मिल रहा है। टाइम क्या है यार, मतलब मैं कहूँगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उस रिकॉर्डिंग से अभी, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने रिकॉर्ड किया था वो गाना, वो काफ़ी भगदड़ में हुआ था, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे नहीं था जब उसने रिकॉर्ड किया था। हाँ, सोबर किड है। और ऐसे नाम से तो नहीं मैं जानता, लेकिन लखनऊ के हैं, काफ़ी आर्टिस्ट हैं लखनऊ के। क्या मैं कहूँगा, स्पेशली लखनऊ के बाहर के भी हैं जो कि हम लोग के थ्रू कनेक्टेड है, जो कि हम ही लोग की सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि म्यूज़िक बहुत अच्छा है लेकिन अभी तक वो रीच नहीं मिली है। लेकिन कुछ आर्टिस्ट है जो कि शायद मुझे लगता है उनको मिल गई है, जैसे कि अमरेट अमरेट एक है आर्टिस्ट, बहुत अच्छा वोकलिस्ट, बहुत ही ज़्यादा। और एक है एस क्रॉस सृजन। और लेकिन मैं कहूँगा कि लखनऊ के सिर्फ और सिर्फ ये रैपर्स ही नहीं हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं सीन में। यहाँ के प्रोड्यूसर्स भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा लोग वैल्यू नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। कभी अपने नाम भी नहीं सुना होगा। मैं आपसे पूछूं कि लखनऊ के एक भाई प्रोड्यूसर का नाम बता मैं खुद दीजिए। अभी मैं यही बोलने वाला था कि भाई मुझे इन लोगों से मिलना है, मतलब इस इंडस्ट्री के लोगों से मिलना है सच में। हाँ। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता भाई। अगर मैं इस चीज़ को जैसे कि मैंने पॉडकास्ट से बुलाया है तुम्हें, ठीक है, एज अ रैपर, एज अ म्यूजिशियन, तो मैं जानना चाहूँगा भाई कि लखनऊ में और कैसे लोग हैं इस फील्ड में, इस सीन में कैसे लोग हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या खराब कर रहे हैं, कौन अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन खराब रिप्रेजेंट कर रहा है। खराब तो कोई नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अच्छा ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा अपने हिसाब से। तो भाई मुझे भी जानना है इन सब लोगों के बारे में सच में। मैं चाहूँगा भी कि वो लोग पॉडकास्ट में आए। अगर ब्रिज को देख रहे हैं आप लोग, मानते हैं ब्रिज को, तो आइए करते हैं पॉडकास्ट। शाउट आउट टू टेने, शाउट आउट टू गरुना बीट्स। और 2 बंदे हैं, ट्विन बॉयज। लखनऊ में ईडीएम म्यूजिक, डब स्मैश और जितना भी डब स्टेप होता है, सॉरी, ये जितने टाइप के जॉनर्स होते हैं जो कि एकदम क्रेजी लेवल होते हैं, जो कि बहुत हाई पेसिंग बीपीएम पे चल रहे होते हैं, वो ट्विन बॉयज से अच्छा कोई नहीं करता। अच्छा क्या मतलब, कोई और है ही नहीं लखनऊ में कोई है ही नहीं दूसरा बंदा जो कर रहा हो। और जो थे पहले, जैसे एक दीपांशु एक थे, तो आप बहुत कम लोग जानते होंगे यहाँ पे उनको, तो वो चले गए यहाँ से। तो वो अब सोनी के लिए काम करते हैं। सोनी म्यूजिक के जो ऑफिशियल रीमिक्सेस आते हैं उनके चैनल पे, वो सारे वो बनाते हैं। और टेने हो गया, गरुना हो गए, और वीडियो वाले भी आर्टिस्ट जो हैं। और हाँ, एक और बात, जो सोबर किड के बारे में बता रहा था मैं, वो लखनऊ का एक हिप हॉप जो एडिटर हम कहेंगे, वो भी बहुत कम है लखनऊ में। जैसे कि एक है जो कि, हाँ मैं बताना भूल गया, थग्स फ्रॉम ओवरसीज। ये भी बहुत अच्छा एक क्रू है लखनऊ का, जिसमें से अभी जो हसल 4 आया है उसमें वोल्ट गया था, जो कि उसी में से एक मेंबर है उनका। और रोट जो है, जिसने अपना नाम चेंज कर लिया है अभी, फ़र्क कर लिया है, तो उसकी ये भी अभी जो लेटेस्ट एल्बम आई है, उस डेब्यू एल्बम एक्चुअली, एज अ सोलो आर्टिस्ट। पहले वो लोग एक डुओ की तरह थे, उनके हर गाने डुओ में आते थे। तो अभी जितने भी उसके गाने हैं या फिर रील्स जो हैं, उसको अच्छी रीच मिल रही है। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ, आप जाके बाहर के आर्टिस्ट को भी पता चल रहा है कि हमारे बारे में। तो यही सब हैं जो कि लखनऊ में बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, जो डिज़र्विंग हैं, जिनको समय आते आते मिल जाएगी भाई, वो तो मिलेगी भाई, कंसिस्टेंसी है तो मिलेगी। तो भाई एक फाइनल क्वेश्चन और फिर हम करेंगे पॉडकास्ट एंड। और इसका तो मुझे 2 आंसर चाहिए होगा कि भाई तुम्हारा ड्रीम कोलैब तुम्हें अगर करना हो
तो एक जो कि फेमस आर्टिस्ट है ना, और एक जो कि लखनऊ का लोकल आर्टिस्ट, लखनऊ का लोकल आर्टिस्ट, लेकिन जिसके साथ तुम दिल से कोलैब करना चाहते हो। और फेमस आर्टिस्ट इन द सेंस वो सिर्फ लखनऊ का है, मतलब सिर्फ बाहर का ही ना हो, लखनऊ का भी हो सकता है। और एक लोकल आर्टिस्ट, दो आर्टिस्ट जिनके साथ तुम कोलैब करना, तुम्हारा ड्रीम कोलैब हो। देखिए सर, लखनऊ में ऐसा कोई तो नहीं बचा अब, क्योंकि मेरे सबके साथ गाने होने वाले हैं, और जो नहीं होने वाले हैं उसके साथ मैंने प्लानिंग कर रखी है। और मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ख़राब म्यूज़िक बनाता हूँ कि मैं किसी को अप्रोच करूँगा तो वो मना कर देगा मुझे। हाँ, ये हो सकता है कि सामने वाले के पास इतनी ज़्यादा रीच है अभी इस टाइम पे, तो होती हैं चीज़ें कि अगर मेरे पास, मैं 1 मिलियन व्यूज़ पे बैठा हूँ और अगर आप 1 व्यू पे हो तो सबकी मेंटालिटी अलग होती है। सपोज अगर मैं किसी मैनेजमेंट से साइंड हूँ, मैनेजमेंट चाहती है कि हम अपने साइड से आपको ऑडियंस एंगेजमेंट सब दे रहे हैं, गाना भी दे रहे हैं, तो आप भी अपने साइड से कुछ ना कुछ तो दो, कुछ नहीं तो पैसे तो दो, अगर पैसे नहीं दे रहे हो तो अपनी ऑडियंस दो, यही चीज़ होती है। तो ये चीज़ भी मैटर करती है। तो अभी मैं उस स्टेज पे हूँ कि मेरी सबसे अच्छी है, मेरे किसी के साथ कुछ ख़राब नहीं है, बॉन्ड्स अच्छे हैं, बॉन्ड्स मेरे सबके साथ अच्छे हैं, मैंने किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सबके साथ लव पीस, बस यही है। तो लखनऊ में ऐसा कोई ड्रीम कोलैब तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे गाने सबके साथ करने हैं। लखनऊ क्या, यूपी में जितने आर्टिस्ट हैं, क्योंकि लखनऊ तो एक बहुत छोटा आपने एरिया कर हो दिया, गया, ऐसे इस इंडस्ट्री के लिए तो छोटा हाँ। एरिया हो गया। अब बनारस में जाइए आपको प्रशांत, अरे क्या आर्टिस्ट है प्रशांत जो हैं, उनने बहुत अच्छे गाने हैं उनके, वो प्योर जो बनारसी लैंग्वेज होती है ना, खड़ी बनारसी लैंग्वेज, देसी। MTV हसल में आए शायद? नहीं वो अभी नहीं आया। अच्छा, वो अभी नहीं आया, वो वही तो बता रहे हैं ना, MTV असल में ऐसे आर्टिस्ट नहीं जा रहे हैं, वो सब जा रहे हैं जो कि वो भी डिजर्विंग है नो डाउट, लेकिन हम कहेंगे कि सिर्फ एक ही शो क्यों है। सिंगिंग के तो 4 शोज चल रहे हैं साइमल्टेनियसली, रैप की क्यों एक चल रहा है? रैप का एक ही चल रहा है, और सारा उसी के पास सारी पावर मोनोपोली आ जाती है एक तरीके से। अब वो चाहे जिसको चाहे ले ले, जिसको चाहे उठा दे, फेमस कर दे। तो इसी वजह से अभी जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी MTV असर की उस टाइम पे बीच में, कि लोग अपोज कर रहे थे या जो भी है, मुझे सब में नहीं पढ़ना, तो ये सब चीज़ें भी हुई थी। तो मैं चाहता हूँ कि यूपी के हर एक आर्टिस्ट जो कि डिजर्विंग क्या कहूँगा, कि जो कि है मेरे हिसाब से बहुत जी फाड़ है, तो मुझे उसके साथ कोलैब करना है, मुझे करना है, हर एक बंदे के साथ मुझे गाना चाहिए, क्योंकि मैं किसी एक जॉनर में या किसी नीश ऑडियंस या फिर उसके लिए नहीं बनाता गाने। मेरे पास हर टाइप के गाने हैं, मेरे पास रॉक भी है, मेरे पास पंक गाने ही पड़े हैं, मेरे पास ईमो गाने ही पड़े हुए हैं। ऐसे जॉनर है जो कि जॉनर वाइज नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने सुने होंगे उस टाइप के गाने। आपने पुराने अर्ली 2000s में आतिफ असलम के जो गाने होते थे, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं बचपन से वही सुन के बड़ा हुआ हूँ। तो के इन सब के गाने तो सुन के बड़े हुए हैं, तो अब मुझे वो टाइप के गाने ही पसंद हैं, और उसके बाद फिर मुझे हार्डकोर भी गाने पसंद है। तो इंडिया में जितने भी अच्छे आर्टिस्ट या फिर जितने भी बढ़िया आर्टिस्ट हैं, मुझे सबके साथ कोलैब करना है। यूपी लखनऊ की बात तो बहुत छोटी हो गई, सबके साथ करना है। एक बड़ा आर्टिस्ट बता दो जिसके साथ ड्रीम कोलैब चाहिए तुम्हें, इंडिया में या बाहर, इंटरनेशनल में, कहीं भी? कहीं पे भी। देखिए जिसको सुन के, मैं दोनों बताता हूँ। इंटरनेशनल में जिसको सुन के मैं इंस्पायर हुआ, जैसे 2 आर्टिस्ट हैं, एक है टोकन और एक है JID। और ये दोनों बंदे जो हैं, ये लोग बहुत ही नीचे से उठ के अपने आप को ऊपर लेके आए हैं। स्पेशली टोकन जो है, उन्होंने तो अपना पूरा म्यूज़िक के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, और स्पेशली जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो उनकी ड्रीम एल्बम थी, जो चाहते थे कि एक मेजर लेवल से आए, जिस हफ्ते वो आई है उसके एक हफ्ते पहले उनके फादर की डिमाइस हो गई। तो ये सब भी प्रॉब्लम हुई, फिर उसकी गर्लफ्रेंड भी छूट गई। तो लेकिन उस बंदे का जो म्यूज़िक है वो इतना इंस्पायरिंग है, इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि, और मुझे उनकी एक और चीज़ अच्छी लगती है, जिस तरीके से वो फ्री स्टाइल करते हैं, दोनों की, JID एंड टोकन, दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मीनिंगफुल। ये नहीं कि कुछ भी बोले दे रहे हैं, एक स्टार्टिंग से एंड तक जो बातें कनेक्ट हो रही हैं वो बहुत अच्छी हो रही है। अभी तो रिसेंटली JID का Eminem के साथ गाना आया है, मज़ा आ गई। रात को सुना मैंने, जिस वक्त अपलोड हुआ वो यूट्यूब पे, मैं बैठ गया, मैं लेटा सुन रहा था आराम से, मैं बैठ गया, जैसे Eminem आता है, क्या फ्लो है। तो मुझे Eminem तो यार गॉड हो गया,
हाँ। मैं उनको सुनकर एडमायर करना चाहता हूँ, मुझे कोलैब नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कोलैब JID के साथ। लोग कहेंगे कि केंड्रिक चाहिए, केंड्रिक है, जे कोल है। जे कोल को मैंने बहुत सुना है, लेकिन मैं जो मैं कहूँगा कि मेरी एज के जो आर्टिस्ट हैं या जिनको मैंने बहुत पर्सनली सुना है, ये नहीं कि दूसरे लोगों ने कह दिया कि टूपाक इज बेस्ट या फिर आप, तो ऐसा नहीं होता। सबका अलग होता है, सबका अलग अलग वो होता है, सबको अलग अलग चीजें हिट करती है, सबका फेवरेट अलग हो सकता है। आप जो रैप जब आपने स्टार्ट किया या फिर सुनना स्टार्ट किया, तो आपने सीधे बाहर के आर्टिस्ट में शुरू किए होंगे। आपने तो यही के हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, इन सबको सुना होगा। बादशाह के तो मैंने ज्यादा नहीं सुना भाई। मतलब ऐसा ना सुनना नहीं, लेकिन आपको कान में पड़ा तो होगा ना कि हाँ ये भी एक आर्टिस्ट है। जैसे मैं गाने अगर लगाऊं रैप के तो मैं लगाऊंगा हनी सिंह, या तो मैं रफ्तार लगाऊंगा, और डिवाइन तो अभी, और एक हनुमान काइंड ऑसम। तो ये सब हो गया। ये बाहर के 2 इंटरनेशनल आर्टिस्ट, इनके साथ मुझे कोलैब लोकल सुनूंगा तो मैं ब्रिज लगाऊंगा। अरे इंडिया मुझे एक आर्टिस्ट सबसे अच्छा लग रहा है अभी करेंटली, सियाही भाई। सियाही गुजरात का आर्टिस्ट है। हाँ, सियाही MTV असल में आ चुका है। अरे भाई साहब मैं पागल हो चुका हूँ। धनजी एक आर्टिस्ट है। हाँ, और एक सियाही है। ये 2 आर्टिस्ट को जब से मैंने सुनना स्टार्ट किया है, मैं समझ में आया मेरे को कि भाई लिरिसिज्म क्या होता है, क्या लिरिकल रैप होता है। आप किस तरीके से वर्ड्स को बेंड करते हो, किस तरीके से आप सेम वर्ड के 2 मीनिंग निकाल सकते हो विद अ सिंगल लेटर। कि सपोज आपने एक लाइन बोली, आखिरी में आपने एक वर्ड बोला, उस वर्ड के ही सिंगल वर्ड के टर्म के अलग अलग अपने अपने हिसाब से माइंडसेट हिसाब से रिलेट कर सकता है, जिसका जो माइंडसेट हो वैसे सोच रहा है। तो ये जब मैं धनजी के गाने सुने, धनजी के गाने हर किसी को समझ में भी नहीं आते भाई, क्रेजी लेवल शिट, अलग ही चल रही है। और ये चीज़ें यहाँ की ऑडियंस को समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब बाहर से लूला पलूजा आए अपना पूरा फेस्ट लेकर के, तो उनको दिखा, उन्होंने देखा कि धनजी किस तरीके का काम कर रहा है। तो धनजी के साथ मुझे कोलैब करना है, मुझे सियाही भाई के साथ कोलैब करना है, मुझे विचार के साथ कोलैब करना है, और जितने भी मैंने बताया जितने भी आर्टिस्ट हैं सबके साथ कोलैब करना है। बस स्पेशली हाँ सियाही भाई के साथ तो पक्का अपनी खुद की एल्बम बनानी जिसमें हर सारे आर्टिस्ट हों हमारे साथ। अरे ड्रीम है। मैं तो चाहता हूँ कि एक ऐसी एल्बम बने जिसके अंदर 50-60-100 गाने हों, और इंडिया के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब आपस में कोलैब करके उसी में डाल रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड कोलैब, हनी सिंह बादशाह का कोलैब हो रहा है। तो भाई ये था हमारा 4th एपिसोड ब्रिज भाई के साथ, लोकल रैपर यहाँ के, जो कि बहुत जल्दी रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया में पूरे, और यूपी को रिप्रेजेंट करेंगे, और होपफुली हम सब देखना चाहते हैं। तो और काम भी करूँगा मैं इनके साथ, कहीं घुस जाऊँगा भाई, पीछे पड़ जाऊँगा, काम तो करके रहूँगा मैं। ठीक है, मैं भी नहीं छोड़ना चाहता रैप, अब शुरू करूँगा। तो ये रहा हमारा फाइनल एपिसोड, फिर मिलते हैं द पॉडकास्टर में नए गेस्ट के साथ। तो बाय बाय द पॉडकास्टर्स।